हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं, आज का जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि क्लास 12th की हिस्ट्री से है। और चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, जो कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी इसके अंदर कवर की जाएगी। बच्चों, टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि हमारा पैटर्न है। जो एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते से ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हो। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है, मतलब किस किन स्रोतों से मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, उनके इतिहास के बारे में। तो इसका आंसर है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में उनके समकालीन रचनाओं से पता चलता है। और इसके 3 स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत है जहाँ से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है, वो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित बुक जिसका नाम था इंडिका। दूसरे नंबर पे कौटिल्य, चाणक्य, समुद्रगुप्त, जो कि उसके मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखा गया इतिहास, उससे भी पूरी काफ़ी डिटेल मिलती है। और जो तीसरे नंबर पे मौर्य राजाओं का विवरण, परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ, संस्कृत से भी उनके प्रमाण मिले हैं। मतलब जितने भी जैन, बौद्ध और उस टाइम के जो ग्रंथ थे, उनसे भी इस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और जो एक और पॉइंट है जो नेक्स्ट निकल के आता है, वो इसके अलावा जितने भी पाषाण और स्तंभों पर अंकित अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत समझे जाते हैं। मतलब इनके अलावा भी जितने भी पत्थरों पर अशोक ने अभिलेख पर शिक्षाएं लिखवाई, उनसे भी इस साम्राज्य के रखरखाव के बारे में जानकारी मिलती है। और बढ़ते आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मगध का विकास कब हुआ, मगध का विकास किस ईस्वी में हुआ। तो इसका आंसर है लगभग 500 से 400 ईस्वी पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हुई। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी जन्म हुआ। मतलब 500 से 400 ईस्वी पूर्व में मगध पर मौर्य साम्राज्य की पकड़ हुई और धीरे धीरे इसी के तरह से उनका राइज ऑफ एम्पायर जिसे बोलते हैं, उनके साम्राज्य का भी जन्म हुआ। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईस्वी पूर्व उसने शासन संभाला। और उसका जो राज्य था वो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान तक फैला था। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के समय कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे उस समय। तो इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र 5 थे। उसमें एक तो राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और सोंडगिरी थे। और ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यहीं से पूरे प्रशासन की वो कमान अपने हाथ में रखते थे। और बढ़ते आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की सेना को कितने भागों में बांटा गया है या वो किस प्रकार से बटी हुई थी। तो इसका आंसर है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 6 उपसमिति का वर्णन किया है। मतलब पहली उपसमिति का कार्य नौसेना को संचालित करना था। दूसरी जो उपसमिति वो परिवहन व खाने पीने का ध्यान रखती थी। तीसरी जो सेना थी, तीसरी समिति का कार्य पैदल सैनिकों का संचालन करना था। चौथी समिति जो अश्वरोहियों मतलब घोड़े की सेना को संचालित करती थी। 5वीं जो सेना थी रथरोहियों का संचालन करती थी। और 6ठी थी वो हाथियों का संचालन करती थी। तो बच्चों इस तरह से उसकी सेना को 6 पार्ट में बांटा गया था और इसलिए इसकी सेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी। जो लास्ट वीडियो से आप देखकर ये भी लगा सकते हैं कि किसमें घोड़े की सेना थी और किसमें उसमें हाथियों की सेना थी। तो बच्चों इससे ये लगाया जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य कितना पावरफुल रहा होगा। और याद रखना, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने इसी पावरफुल सेना की मदद से उत्तर भारत के सभी राजाओं को रौंद दिया था। तो इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और बढ़ते आगे,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो अभी हमने क्लास 12 से चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर का पार्ट 1 रिलीज़ किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, सबसे पहले आप उसको देख लिए, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी आप उसे देख सकते हैं। तो बच्चों ये उसका सेकंड पार्ट है, और याद रखना इसके अंदर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट वाला है। हम इसके अंदर CBSE के पैटर्न को पकड़ते हुए एक ओवरव्यू करेंगे अशोक साम्राज्य और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में, कि कौन सा साम्राज्य ज़्यादा बेटर था, ये आप बताएंगे वीडियो को देखकर। और बच्चों इसके अंदर ये भी है, जितने भी CBSE NCERT से ना हटते हुए हमने उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो 1 मार्क्स में CBSE में आएंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। जो न्यू पैटर्न में है वो ज़्यादातर 50% के करीब जो पेपर होगा वो 1 मार्क्स में है, और उसके बाद जो रेस्ट 50% पेपर है वो जो आएगा, अब जो आएगा 2021-22 में, 2022-23 में जो आएगा, उसके अंदर 50% तो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, और जो 50% है, चाहे वो MCQ में हो चाहे पैसेज के थ्रू, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बच्चों एक हमने ये इस तरह से निकाला कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका में कौन सबसे ज़्यादा बेटर था, और CBSE के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि दूसरी उप समिति के कार्य क्या क्या थे। तो इसका आंसर है, दूसरी उप समिति के काम कई तरह के थे, जैसे उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रबंध, सैनिक हेतु खाना, पशु के लिए चारा, सैनिकों की देखरेख के लिए दास तथा शिल्पकार नियुक्त करना होता था। कहने का मतलब जो दूसरी उप समिति थी, जो दूसरी जो टीम थी उनका काम था जो अस्त्र शस्त्र होते थे उन्हें ढोने के लिए, बैलगाड़ियों का सामान, या सैनिकों के लिए खाना और उनके जानवरों के लिए खाना, तो ये, और या शिल्पकार, या कोई टूट फूट मरम्मत हो जाए तो उस टाइप के मैकेनिक टाइप के लोगों को, तो ये सब चीज़ कैटेगरी को वो लेके जाती थी। और बढ़ते आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है, तक्षशिला, उज्जैनी और स्वर्णगिरी क्यों महत्वपूर्ण थे। तो इसका आंसर है, तक्षशिला तथा उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी सोने के पहाड़ के लिए मशहूर था, जो कि कर्नाटक में है। सोने की खदान के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण था। कहने को तक्षशिला और उज्जैनी तो व्यापार के लिए मशहूर थे, लेकिन जो स्वर्णगिरी था वो जिसे कर्नाटक बोलते हैं, वहाँ पर सोने की खदान है, इसलिए वो महत्वपूर्ण था। इस मारे भी इस कारण से भी जो मौर्य साम्राज्य था बड़ी तेजी से फला फूला। और बढ़ते आगे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य की निगरानी हेतु किस तरह से मतलब कार्य किया जाता था। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, साम्राज्य की निगरानी करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते थे। तो इसका आंसर है, साम्राज्य पर निगरानी रखने हेतु जल तथा स्थल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। राजधानी से प्रांत तक पहुंचने में कई हफ्ते और महीने का वक्त लग जाता था। कहने को मतलब पूरे साम्राज्य पर नज़र रखने के लिए वो स्थल मार्ग या फिर जल मार्ग दोनों का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो प्रशासकों की पकड़ को मजबूत कर सकें। और ऐसा करने में उस टाइम पे ज़्यादा वो नहीं थे, सिर्फ घोड़े से ही जा सकते थे या फिर नदी के मार्ग से, तो उन्हें कई महीने और हफ्ते का वक्त लगता था। और बढ़ते आगे तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जितने भी उनके 16 महाजनपद थे उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पर थे। तो इसका आंसर है, जो सबसे पहले कंधार जो पाकिस्तान में पड़ता है, फिर तक्षशिला वो भी पाकिस्तान में, मेरठ UP, पाटलिपुत्र जो था वो पटना में, सासाराम भी पटना में, सांची जो है वो MP में, उज्जैनी वो भी MP में, गिरनार गुजरात, कलिंगा उड़ीसा, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश, चोल साम्राज्य पांड्य, सारनाथ, कौशाम्बी। ये सारे आप कमेंट पर बताएंगे। और एक जो केरल पुत्र था वो केरल में था। तो बच्चों ये जो चोल, पांड्य, सारनाथ, कौशाम्बी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पर थे। और इसके अलावा भी आप ये सारे देख के बताना क्या ये सही है या कोई चीज़ इसमें मिस्टेक तो नहीं है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ ये कौन कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में, अगर आप यहाँ पर तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ दिया जाता है कि आप इसमें कमियां ढूंढें। और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो ये है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि सबसे प्रबल प्रशासन वो कहाँ पर था। अशोक साम्राज्य का सबसे मौर्य साम्राज्य अशोक साम्राज्य के टाइम में सबसे प्रबल प्रशासन कहाँ का था। तो इसका आंसर ये है, साम्राज्य में शामिल प्रांत अफगानिस्तान से पाकिस्तान
तथा उड़ीसा तक फैले हुए थे। इसलिए सबसे प्रबल प्रशासन नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उनके निकट प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। मतलब कहने का मतलब है जो उसका साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान उड़ीसा तक फैला हुआ था, लेकिन जो सबसे अच्छी पकड़ थी वो राजधानी पर और उसके आसपास उसके आसपास के इलाकों पर रही होगी। और बढ़ते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक किसे कहा जा सकता है। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक, मतलब पौत्र का मतलब पोता। उसे प्रारंभिक भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कहा जा सकता है। उसने कलिंग उड़ीसा पर जीत हासिल की। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता जो था पौत्र, जिसे अशोक बोला गया, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो बुद्धिमान, पावरफुल और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा उसी को माना गया, क्योंकि उसने कलिंग को जीता जो उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर था। और बढ़ते आगे। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि धम्म का प्रचार करने हेतु अशोक ने किन अधिकारियों को नियुक्त किया, या फिर और इसके अलावा धम्म के माध्यम से उसने क्या संदेश देना चाहा संसार को। तो इसका आंसर धम्म के प्रचार हेतु धम्म महामात्र नामक विशिष्ट अधिकारियों को नियुक्त किया गया। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। मतलब उन्होंने धम्म के माध्यम से, मतलब शिलालेख जितने भी उन्होंने खुदवाए उसमें उसने शांति का प्रचार किया और उसी से अपने मैसेज दिए, जिससे क्या लोगों को उसके बाद में के जीवन में शांति मिले। मतलब किस तरह से लोगों को रहना चाहिए उसके संदेश उसने दिए। और बढ़ते आगे। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, अशोक का साम्राज्य लगभग कब तक चला। तो इसका आंसर अशोक का शासन लगभग 272 से 268 और 231 ईस्वी पूर्व तक चला। ये कुछ तारीख है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी उसके जीवन की। ये आप इसे बुक से पढ़कर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंत लगभग 185 ईस्वी पूर्व में हुआ और ये साम्राज्य लगभग 150 वर्षों तक चला, जो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है। और बढ़ते आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख कहाँ पर पाए जाते हैं। अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये है, सभी प्रमुख राज्य का विवरण अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अभिलेखों पर पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तरांचल तक प्रत्येक जगहों पर एक समान शिक्षाएं उत्कीर्ण कराई गई। मतलब जितने भी अभिलेख थे जगह जगह पर उनके उस पर डिफरेंट मैसेज दिए गए। और बढ़ते आगे। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड रखने के लिए क्या प्रयत्न किया, या फिर अशोक की उपलब्धि सबसे बड़ी क्या थी। तो इसका आंसर है अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड रखने के लिए प्रयत्न किया। इसके लिए धम्म का प्रचार किया गया। धम्म के सिद्धांत सामान्य व सार्वभौमिक थे। मतलब उसने धम्म का प्रचार किया। धम्म के जरिए उसने शांति का प्रचार किया, जो कि एक तरह से उसने नया धर्म स्थापित करने की कोशिश की थी। हालांकि वो पूरी तरह से ये सपना उसका पूरी तरह साकार नहीं हो पाया। और बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये इस तरह से आ सकता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो इसका आंसर है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व पर किया और इसी टाइम पे लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का भी शासन हुआ करता था। और बढ़ते आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण लगभग कब हुआ। तो इसका आंसर चंद्रगुप्त ने का जो राज्यारोहण लगभग 321 ईस्वी पूर्व में हुआ। मतलब उसने 321 ईस्वी पूर्व में कमान संभाल ली अपनी। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि पश्चिमोत्तर में और दक्कन में या दक्षिण भारत में किस तरह से राजा थे उस समय, कौन कौन से राजाओं का शासन था। तो ऐसा माना जाता है लगभग 200 से 100 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासन हुआ करता था। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और दक्कन में सातवाहन राजाओं का उस समय शासन हुआ करता था। और बढ़ते आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कनिष्क का शासन भारत में लगभग कब तक था। तो ये इंपॉर्टेंट है। कनिष्क का शासन लगभग 78 BC में था, मतलब 78 ईस्वी पूर्व में था। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं करिएगा। और बढ़ते आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है
ये है कि सातवाहन और शक द्वारा भूमिदान के प्रमाण कब और कहाँ पर मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है लगभग 100 से 200 ईस्वी पूर्व में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान और अभिलेख के प्रमाण मिले हैं। भूमिदान और अभिलेख के प्रमाण जो मिले हैं वो उसी से मिले हैं, जैसे अभिलेख जो होते हैं उन्हीं से के जरिए से पता लगा है। और बढ़ते आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में ये आ सकता है कि गुप्त शासन भारत में गुप्त शासन कब से कब तक रहा। तो इसका आंसर लगभग 320 ईस्वी पूर्व में गुप्त का शासन रहा, मतलब आरंभ हुआ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि समुद्रगुप्त का शासन लगभग कब से कब तक था। तो इसका आंसर है लगभग 325 से 375 ईस्वी पूर्व में समुद्रगुप्त का शासन रहा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि चालुक्य और पल्लवों वंश का उदय कब कब हुआ। 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 500 से 600 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक में चालुक्य और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ, पल्लव वंश। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक रहा। तो इसका आंसर लगभग 606 से 647 ईस्वी पूर्व में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का शासन रहा। और उसी समय चीनी यात्री हैंसोंग की भी यात्रा हुई। और बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि अरबों ने सिंध पर कब जीत हासिल करी। तो लगभग 712 ईस्वी पूर्व में अरबों ने सिंध पर विजय हासिल की। तो बच्चों इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं। मतलब कोशिश यही की गई है कि 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर किए जाएं। और बच्चों अगर इसमें कोई ऐसा, तो बच्चों कोशिश यही की गई है कि 1 मार्क्स के एटलीस्ट सभी क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिए जाएं। और इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो में क्वेश्चन में कमी हो या किसी में डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है, क्योंकि ये भी वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे वो थर्ड पार्ट में इसके में जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें कवर किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उस पर भी आपको सारे नोट्स असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत जल्दी मिलेगी। टिल देन हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।